आज का जो टॉपिक है वह इतिहास विषय के प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और ये प्रश्न जो हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? द्वैत द्वैतावाद, शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर पूर्ण अद्वैतवाद कि इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। इसका सही जो आंसर है वो है आपका शुद्ध अद्वैतवाद। जो शुद्ध अद्वैतवाद है, ठीक है, यही जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि शुद्ध अद्वैतवाद के जनक जो हैं वो रामानुजाचार्य नहीं है, बल्कि इसके जो जनक हैं वो आपके वल्लभाचार्य हैं। इसके जनक जो हैं वल्लभाचार्य हैं। इसके जनक जो हैं वल्लभाचार्य हैं, और वल्लभाचार्य ने ही रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। और जबकि रामानुजाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद की अवधारणा दी थी, और रामानुजाचार्य द्वारा ही श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर प्रश्न आता है कि रुद्र संप्रदाय की संस्थापक कौन है, तो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो वल्लभाचार्य हैं, और श्री संप्रदाय के संस्थापक जो हैं रामानुजाचार्य हैं। और शुद्ध अद्वैतवाद जो है वो वल्लभाचार्य ने अवधारणा दी थी, और रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जैन साहित्य के रूप में जाना जाता है? किस निम्नलिखित में से किसे जैन साहित्य के रूप में जाना जाता है? आचरण सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, संकृतांग या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से किसे आरंभिक जैन साहित्य के रूप में जाना जाता है? आचरण सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, सूत्रांग, कृतांग या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपयुक्त सभी। इसके सही जो आंसर है वो है तो तीनों जो हैं वो जैन साहित्य से संबंधित हैं। भगवती सूत्र जो है, आचरण सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग, इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से आरंभिक जैन साहित्य के रूप में माना जाता है। और भगवती सूत्र के लेखक सुधर्म स्वामी को भगवान महावीर की जीवनी के रूप में माना जाता है। मतलब महावीर स्वामी की जीवनी किसने लिखी? तो उसका लेख भगवती सूत्र है ग्रंथ, और इसके लेखक जो हैं वो हैं सुधर्म स्वामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि खंडागम ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली, आचार्य हेमचंद या फिर ए और तथा बी दोनों? कि इसका सही आंसर क्या है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबल दोनों ने इस ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को गौतम बुद्ध के जीवनी के रूप में माना जाता है? कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को गौतम बुद्ध की जीवनी के रूप में माना जाता है? वैपल्य सूत्र, ललित विस्तार, बुद्ध चरित या फिर कल्प सूत्र? किसको भगवान बुद्ध की जीवनी के रूप में माना जाता है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ललित विस्तार। ललित विस्तार नामक ग्रंथ को भगवान बुद्ध की जीवनी के रूप में माना जाता है, जबकि महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्य को वैपुल्य सूत्र कहा जाता है। बुद्ध चरित की रचना जो है अश्वघोष ने की थी, जबकि कल्प सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। बुद्ध चरित की रचना जो है वो अश्वघोष ने की थी, और कल्प सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि उच्च पाषाण काल का प्रधान पाषाण उपकरण क्या था? खुरचनी, बेधनी, ब्लेड या फिर तक्षणी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ब्लेड। ब्लेड जो है सी ऑप्शन, ठीक है। ब्लेड जो है उच्च पाषाण काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। यह पतले और संकरे आकार वाला पाषाण फलक होता है, जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दूना होता है, जबकि फलक, बेधनी और खुरचनी मध्य पुरा पाषाण कालीन के औजार थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काल को फलक संस्कृत की संज्ञा दी जाती है? मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल या फिर उच्च पुरा पाषाण काल? किसको संज्ञा दी जाती है? फलक संस्कृत किसको संज्ञा दी जाती है? ये इसका आंसर बताना है।
इसका सही जो आंसर है बी मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 1904 में लिखी 1904 में लिखी जो पुस्तक है में लिखी जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? B.A. स्मिथ, K.P. जायसवाल, A.C. चौधरी राम चौधरी या फिर R.K. मुखर्जी, ये कौन से हैं? तो इसका सही जो आंसर है इसके लेखक जो हैं वो हैं B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है जिसे महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है। अगला प्रश्न है बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृत से मिलते हैं? ऑप्शन है जोरवे संस्कृत, कायथा संस्कृत, आहार संस्कृत या फिर मालवा संस्कृत। इसका सही जो आंसर है वो आपका है जोरवे संस्कृत। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन जो है वो सही है। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। कायथा उज्जैन मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मालवा संस्कृत नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। और जोरवे संस्कृत जो है वो इनाम गांव और निवासा से संबंधित है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है मेहरगढ़, महगरा, कोल्डीवा या फिर लहुरादेव। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन लहुरादेव, क्योंकि गंगा के तराई क्षेत्र में संत कबीर नगर जिले में लहुरादेव में चावल के प्रमाण मिलते हैं। यहां से प्राप्त चावल के साक्ष्य जो हैं वो 8000 से 9000 ईसा पूर्व के हैं। बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में कोल्डीवा है। यहां से उत्खनन से 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने के साक्ष्य मिलते हैं, जो भारत में ही नहीं विश्व में धान उगाने का सबसे पुराना साक्ष्य पाया जाता है। और मेहरगढ़, महगरा, कोल्डीवा तथा बालाथल ये सभी नवपाषाणकालीन संस्कृत से जुड़े हुए हैं। इसलिए सही आंसर जो है वो आपका इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है लौह युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लौह युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है कि लौह युग के संदर्भ में पहला है भारत में ताम्रपाषाण काल के समाप्त होते होते ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थी। ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थी। और दूसरा जो कथन है भारत में लोहे के साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कौन सा सही है? कूट के आधार पर इसको चयनित करना है। कूट के आधार पर इसको चयनित करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही आंसर है कि नवपाषाण काल में जो सी ऑप्शन जो है इसके से दोनों कथन जो हैं वो सही है कि क्योंकि ए ऑप्शन भी सही है और बी दूसरा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि भारत में लोहे के साक्ष्य जो हैं वो 1000 पूर्व एटा जिले से अतरंजी खेड़ा से ही प्राप्त हुए हैं और पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कहते हैं? ऑप्शन है रंगपुर, कायथा, आहार या फिर मालवा। इसका सही जो आंसर है वो आपका है कायथा संस्कृत। कायथा संस्कृत जो है वो हड़प्पा काल की कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है। यहाँ के कुछ मृदभांडों पर हड़प्पा कालीन संस्कृत का प्रावधान है और यह संस्कृत जो है यह उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे पाई जाती है। कायथा संस्कृत के लोग अमीर थे और यहाँ की कई बस्तियां जो हैं वो किलाबंद हैं। अगला प्रश्न है कथन और अधिकरण में सिंधु। पहला कथन है
कि अब कथन में यह है कि सिंधु सभ्यता में अनाज कर के रूप में वसूला जाता था और कारण में है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश खूब उपजाऊ था। तो इसका सही जो आंसर है, दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए दोनों कथन सही हैं और इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर, और कारण है सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। तो इसे कूट के आधार पर चयन करना है कि ए आर दोनों सही हैं या फिर ए गलत है आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या जो है वो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कि पहला, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता में सर्वाधिक लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से माना जाता है। और चौथा है, इस सभ्यता के केंद्रीकृत शासन प्रणाली मौजूद थी। तो इसका कौन सा जो है कथन है वो असत्य है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पाई राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जाबलो उपनिषद या फिर मैत्रेयी संहिता। तो इसका सही जो आंसर है वो है जाबलो उपनिषद। जाबलो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऋग्वेद में सर्वप्रथम 4 वर्णों का भी मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, और जबकि मैत्रेय संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का ज्ञान होता है, जिसमें स्त्रियों को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। अगला प्रश्न है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। इसका सही जो आंसर है वो आपका है आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का जो है वो धनुर्वेद है। अथर्ववेद जो कहा है वो शिल्पवेद है। अथर्ववेद का शिल्पवेद है और सामवेद का गंधर्ववेद है। ठीक है, और इस प्रकार चारों के अलग अलग वेद हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी से संबंधित प्रश्न है। सुमेलित करना है कि कौन सी राजधानी किस राज्य की? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग या फिर अवंती राष्ट्र। इसका सही जो आंसर है उत्तरापथ की जो राजधानी है, उत्तरापथ की राजधानी जो है वो तक्षशिला है। दक्षिणापथ की जो राजधानी है वो सुवर्णगिरी है और कलिंग की राजधानी जो है वो तोसली है। कलिंग की राजधानी जो है वो तोसली है और अवंत की राजधानी उज्जैनी है। इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका डी है। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य जो है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। तो 4 राजधानियां ये हैं। पांचवा प्रांत जो था प्राची या फिर प्रासी, जिसे पूर्वी प्रांत कहते थे, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है भूमिदान का सबसे प्राचीनतम पुरालेख प्रमाण निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होता है? भूमिदान का सर्वाधिक प्राचीनतम
पुरालेखी प्रमाण कहां से मिलता है? ऐहोल अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख या फिर नासिक अभिलेख? इसका सही जो आंसर है वो है ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा जो है वो सबसे पहले सातवाहन शासकों ने की थी, और इसका सबसे पहले उल्लेख जो है सातवाहन के नानाघाट अभिलेख से ही मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? भागवत धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित? इसका सही जो आंसर है वो है जैन। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है कि सलाका पुरुष की अवधारणा जैन धर्म से है, और तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि प्रसिद्ध पुरुषों को सलाका पुरुष कहते हैं। इनकी संख्या 63 थी, जिसमें 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रत्यनारायण रहे। आज का आखिरी प्रश्न जो है वो है यूनानी और आरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है, ठीक है? कहाँ? कंदहार में, सहवाजगढ़ी में, पुष्कलावती में या फिर मानसेहरा में? यूनानी और अरमी या अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है, वो कहां से मिलता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है कंदहार या फिर कंधार, दोनों का मतलब एक ही है। का द्विभाषी अभिलेख सम्राट अशोक के द्वारा 260 ईसा पूर्व में द्विभाषी भाषाओं में लिखा गया, इसमें ग्रीक और आरमाइक 2 भाषाओं में इसका उल्लेखित किया है, जिसे अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में इसका उत्कीर्ण कराया था। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न।